जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आप सभी दोस्तों का अपने इस यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 10th की मैथ का तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को शुरू कर दिया था और उसमें हमने जाना कि इन समीकरण युग्मों को किन विधियों द्वारा हल किया जा सकता है। आज हम लोग उस चैप्टर की जो एक्सरसाइज 3.1 है उसके सवालों को जानेंगे और उन सवालों में से जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है सी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण निकाय अपरिमित हल रखता है। और इसका जो पहला पार्ट है वो है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2। दूसरा है c प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2c प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2c माइनस 1। अब सबसे पहले जो आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया गया है इसमें जो आपका 2 है ये इक्वल टू के बाद में दिया गया है, तो इसको हम इक्वल टू के पहले ले आएंगे जिससे उस समीकरण में फिट बैठ जाएगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। फिर हम वहां से a1 b1 और c1 के मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। इधर आएंगे तथा c प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2c प्लस 1 इंटू वाई, और ये जो है इक्वल टू के बाद में दिया गया है, ये इक्वल टू के इधर बाईं ओर आएगा तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, -2 हो जाएगा, c माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इससे हम क्या मान लेंगे, अब इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इसे क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। अब जो समीकरण नंबर 1 है, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, यानी समीकरण 1 की तुलना किससे कर देंगे, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अब जो a1 है आपका वो x का गुणांक है, तो यहाँ समीकरण में देखें x का गुणांक क्या है, तो 2 है, तो a1 क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा 2। फिर जो y का गुणांक है पहली समीकरण का वो आपका b1 कहलाता है, तो यहाँ पे y का गुणांक क्या है, 3, तो b1 कितना निकल आएगा, 3। फिर जो c1 है वो आपका अंतिम अचर पद है, तो इसमें अंतिम अचर पद क्या है, माइनस का 2। अब इसी तरीके से हम आएंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, अब जो a2 है वो दूसरी इक्वेशंस का x का गुणांक है, तो दूसरी इक्वेशंस में x का गुणांक क्या है, c प्लस 2, तो a2 का मान क्या निकलेगा, c प्लस 2 निकल आएगा। फिर जो b2 है ये दूसरी इक्वेशंस का y का गुणांक है, तो दूसरी इक्वेशंस में y का गुणांक क्या है, 2c प्लस 1, ये आपका निकल आएगा b2, ये आएगा 2c प्लस 1। और जो आपका c2 है ये दूसरी इक्वेशंस का अंतिम अचर पद है और ये दिया गया माइनस का 2 और c माइनस 1। अब जो आपका अपरिमित हल होता है इसके लिए शर्त होती है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। तो लिखेंगे यहाँ पे अपरिमित हल के लिए a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। अब ध्यान देना इसमें a1 क्या दिया गया है, 2 रख देना है, a2 कितना है, c प्लस 2 है, b1 कितना है, b1 3 दिया गया है, b2 कितना है, b2 2c प्लस 1 है। फिर c1 कितना दिया गया, माइनस का 2, और c2 कितना है, माइनस का 2 और c माइनस 1। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से आपका 2 कट जाएगा, यानी ये क्या बचेगा, ये बचेगा 2 अपान c प्लस 2 इक्वल टू 3 अपान 2c प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पे ये 2 कट गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा केवल 1 अपान c माइनस 1, अपान c माइनस 1। अब इसके बाद में हम लोग इधर देखेंगे इसको,
यानी कितना आया यहाँ पे 2/c+2, 2/c+2 इक्वल टू 3/2c+1। एक बार में हम जो a1/a2 है इसको बराबर करेंगे b1/b2 के, उसको हल कर लेंगे। फिर एक बार में जो आपका b1/b2 है उसको बराबर कर लेंगे c1/c2 के और उसको सॉल्व कर लेंगे। दोनों ही स्थितियों में हम वैल्यू निकालेंगे और देखते हैं कि c की वैल्यू मैच कर रही है या क्या मान आ रहा है c का, वो जानेंगे। तो सबसे पहले जो आपका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है इसको सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 का 2c से हो जाएगा 4c, 2 का 1 से 2 1 जा 2, 3 का c से तो 3c, 3 का 2 से तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब ये 4c माइनस का 3c, ये 3c इधर धनात्मक है, इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा तो ये ऋणात्मक हो जाता है। इक्वल टू ये 6 है, 2 धनात्मक है, इधर आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो 4c से 3c जाएगा तो बचेगा c, 1c मतलब c बराबर 6 से 2 माइनस होगा तो 4 बचेगा, यानी c की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। इसी तरीके से अब हम b1 b2 और जो c1 c2 है आपका उसको बराबर कर लेंगे। तो लिखेंगे इसी प्रकार b1/b2 बराबर c1/c2। अब इसकी वैल्यू रखेंगे, b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू क्या है, तो b1 की वैल्यू है 3/2c+1 इक्वल टू c1/c2 है 1/c-1। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 का c से 3c, 3 का -1 से तो माइनस का 3 और 2c+1 का 1 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2c+1। अब इसके बाद में 3c, ये 2c इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू ये 1 लिखा हुआ है, ये माइनस का 3 इक्वल टू के दाहिनी ओर आएगा तो ये धनात्मक हो जाएगा। 3c से 2c जाएगा तो c बचेगा और 1 में 3 ऐड होगा तो 4 हो जाएगा। यानी दोनों ही स्थितियों में जो c का मान वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी समान आ रहा है। तो क्वेश्चन था कि c के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण निकाय अपरिमित हल रखता है। तो c का मान अगर 4 हो जाए तो जो आपका रैखिक समीकरण युग्म है ये अपरिमित हल रखता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक लाइन अंत में कि c बराबर 4 पर निम्न, या यह कर देंगे, यह रैखिक समीकरण निकाय अपरिमित हल रखता है। यानी अगर c का मान 4 हो जाए तो जो आपका ये रैखिक समीकरण निकाय है वो क्या रखेगा, ये अपरिमित हल रखेगा। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट के बारे में। तो इसका सेकंड पार्ट क्या है, इसका सेकंड पार्ट है c - 1 × x - y = 5 और दूसरी इक्वेशन है c + 1 × x + 1 - c × y = 3c + 1। तो सबसे पहले जो आपकी इक्वेशंस दी गई है इसको इस तरीके से लिखेंगे, c - 1 × x - y और जो आपका इक्वल टू में 5 है इसको इक्वल टू के दूसरी साइड में लाएंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इसके बाद में जो आपका ये दूसरा इक्वेशंस दिया गया है c + 1 × x + 1 - c × y और जो आपका 3c + 1 है इसको इक्वल टू के दूसरी साइड में लाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, 3c + 1 इसको ब्रैकेट में कर देंगे इक्वल टू 0, क्योंकि जो माइनस होगा ये आपका पूरा पार्ट होगा ना कि केवल 3c। अगर इसमें ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो केवल आपका ये 3c ऋणात्मक माना जाएगा, जो कि गलत होगा, क्योंकि आपका ये पूरा पोर्शन जो है वो इक्वल टू के दूसरी साइड में आए और वो पूरा ऋणात्मक होगा, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे। इसका मतलब कि ब्रैकेट जब भी ओपन होगा तब माइनस का दोनों पदों में गुणा हो जाएगा। अब उसके बाद में जो आपका इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब उसके बाद में जो आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसके कंपेयर करेंगे a1x, तो लिखेंगे समीकरण
एक की तुलना, समीकरण एक की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, यानी जो आपकी समीकरण एक है इसकी तुलना किससे कर देंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से कर देंगे। तो a1 क्या निकल आएगा, a1 क्या है, पहली इक्वेशंस का x का गुणांक, तो पहली इक्वेशंस का x का गुणांक क्या है a1 c माइनस 1 निकल आएगा। फिर b1 क्या है, पहली इक्वेशंस का y का गुणांक, तो इसके सामने कुछ नहीं कि मतलब 1 है, तो b1 हो जाएगा माइनस का 1। फिर उसके बाद में c1 अंतिम आपका अचर पद कहलाता है, तो इसमें अंतिम अचर पद माइनस का 5 है। क्या है, माइनस का 5, माइनस का 5। सेम इसी प्रक्रिया को इक्वेशन नंबर सेकंड में भी दोहराएंगे। तो समीकरण 2 की तुलना, बस वहां पे a1 के स्थान पे a2, b1 के स्थान पर b2 और c1 के स्थान पे c2 हो जाएगा। तो समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, c2 बराबर 0 से करने पर, c2 बराबर 0 से करने पर, तो a2 क्या हो जाएगा, जो आपका दूसरी इक्वेशंस का x का गुणांक है वो आपका a2 कहलाता है। तो दूसरी इक्वेशंस में x का गुणांक c प्लस 1 है, तो यहाँ लिखेंगे c प्लस 1, यानी a2 निकल आएगा c प्लस 1। b2 दूसरी इक्वेशंस का y का गुणांक है, तो दूसरी इक्वेशंस का y का गुणांक ये है 1 माइनस c, ये निकल आएगा b2। फिर c2 जो है वो दूसरी इक्वेशंस का अंतिम अचर पद है, तो दूसरी इक्वेशंस का अंतिम अचर पद है माइनस, और ब्रैकेट के अंदर ये है 3c प्लस 1। अब इसके बाद में जो अपरिमित हल होता है उसकी क्या कंडीशंस होती है, इसको अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। तो लिखेंगे अपरिमित हल के लिए, अपरिमित हल के लिए, अपरिमित हल के लिए a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। तो a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू है c माइनस 1, a2 की वैल्यू क्या है c प्लस 1, b1 की वैल्यू क्या है माइनस का 1, b2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस c, c1 की वैल्यू क्या है माइनस का 5, c2 की वैल्यू क्या है माइनस का 3c प्लस 1 ब्रैकेट में। तो इसका जो ये माइनस है ये माइनस कट जाएगा, यानी क्या बचेगा, तो ये बचेगा c माइनस 1 अपान c प्लस 1 इक्वल टू माइनस का 1 अपान 1 माइनस c इक्वल टू 5 अपान 3c प्लस 1। अब एक बार में आपको a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 करना है, इसको सॉल्व करना है, और दूसरी बार में आपको b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 करना है, उसको सॉल्व करना है। दोनों ही स्थितियों में देखेंगे कि c की वैल्यू जो आती है वो सेम आती है, और वही c के मान के लिए आपका जो ये समीकरण निकाय है वो अपरिमित हल रखेगा। तो सबसे पहले जो आपका ये a1 दिया गया है, a1 अपान a2 c माइनस 1 c प्लस 1 इक्वल टू माइनस का 1 अपान माइनस 1 माइनस c, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। फिर उसके बाद में तथा जो आपका b1 अपान b2 माइनस का 1 अपान 1 माइनस c इक्वल टू 5 अपान 3c प्लस 1, 3c प्लस 1 है, इसका भी आपस में क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, और देखेंगे कि दोनों ही स्थितियों में जो c की वैल्यू है वो इक्वल आ रही है। तो सबसे पहले आप a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 को देखें, इधर इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा c1 माइनस 1 c माइनस 1 c प्लस 1 इक्वल टू माइनस का 1 अपान 1 माइनस c। तो ये हो जाएगा c माइनस 1 1 माइनस c माइनस 1 c प्लस 1, c का 1 से गुणा तो c हो जाएगा, c का c से तो माइनस का c स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 1 का प्लस का 1 से गुणा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का c हो जाएगा, इक्वल टू माइनस के 1 का c से गुणा तो ये माइनस c हो जाएगा, माइनस का 1 से गुणा तो ये हो जाएगा माइनस का 1। अब देखेंगे
कि ये आपका माइनस का सी स्क्वायर है, एक सी और एक सी, तो ये हो जाएगा 2c माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का सी प्लस का 1। या आप एक काम ये कर सकते हैं कि जो आपका माइनस का सी है ये इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा तो ये प्लस सी हो जाएगा, और आपका जो -1 है वो इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा बराबर में 0। जब इधर कुछ बचेगा नहीं इक्वल टू के दूसरी साइड में तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे -1 और +1 कट जाएगा तो ये आएगा माइनस का सी स्क्वायर प्लस का 2c में एक सी और जोड़ देंगे तो आएगा 3c बराबर 0, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पे माइनस और c कॉमन मिलेगा तो ये आएगा c माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि जो आपका ये गुणे में होता है वो इक्वल टू के दूसरी साइड में क्या हो जाता है, अपॉन में चला जाता है, यानी c माइनस 3 इक्वल टू 0 अपॉन माइनस सी, यानी c माइनस 3 बराबर 0। ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो c इक्वल टू -3 इक्वल टू के दूसरी साइड में आएगा तो +3 हो जाएगा, यानी c की वैल्यू क्या निकलेगी, 3 निकलेगी। इसी तरीके से अब हम लोग जो दूसरी इक्वेशंस बनाए थे उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि c की वैल्यू क्या आ रही है। तो ये है माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस सी इक्वल टू 5 अपॉन 3c प्लस 1। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस का 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3c प्लस 1 से इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई 1 माइनस सी से, माइनस के 1 का 3c से हो जाएगा माइनस का 3c, क्या हो जाएगा, माइनस का 3c। फिर उसके बाद में माइनस के 1 का प्लस के 1 से तो माइनस का 1 बराबर 5 1 जा 5, 5 माइनस सी तो माइनस का 5c, माइनस का 5c तो माइनस का 3c माइनस का 1, ये जो आपका 5 है इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा -5, और ये जो आपका -5c है ये इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस का 5c बराबर 0। अब उसके बाद में ध्यान देना, 5c से 3c जाएगा तो 2c बचेगा, और माइनस का 5 और 5 ये कितना, माइनस का 5 और माइनस का 1 ये माइनस का 6 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी 5c से 3c जाएगा तो 2c बचेगा, बड़ी संख्या में प्लस है तो प्लस का बचेगा, -5 -1 -6 हो जाएगा इक्वल टू में 0 है, इसे लिख सकते हैं 2c इक्वल टू 6, तो c इक्वल टू 6 अपॉन 2, तो 2 3 जा 6, यानी c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी 3, c की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। अब देखेंगे कि दोनों ही स्थितियों में c का मान कितना आ रहा है, तो दोनों ही स्थितियों में c का मान 3 आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि c का मान अगर 3 हो जाए तो दिया गया आपका जो समीकरण युग्म है वो अपरिमित हल रखेगा। तो लिखेंगे एक लाइन कि c बराबर 3 पर, c बराबर 3 पर यह रैखिक समीकरण निकाय अपरिमित हल रखता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट की, और आपका थर्ड पार्ट में दिया गया है cx प्लस 3y माइनस ब्रैकेट में c माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आपकी पहली इक्वेशन है। 12x प्लस cy माइनस c इक्वल टू 0 ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। तो सबसे पहले जो आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है cx प्लस 3y माइनस c माइनस 3 इक्वल टू 0, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और जो आपका ये दूसरा दिया गया है इक्वेशन 12x प्लस cy माइनस c इक्वल टू 0, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब लिखेंगे कि समीकरण एक की तुलना, यानी ये क्वेश्चन में आपके दिया गया था, इसको आप इक्वेशन 1 मानेंगे और ये इसे आप इक्वेशन नंबर सेकेंड मानेंगे। अब इसकी कंपेयर कर देंगे a1x प्लस b1x प्लस
C1 इक्वल टू 0 और दूसरे इक्वेशन की कंपेयर कर देंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो समीकरण 1 की तुलना A1x प्लस B1x प्लस C1 बराबर 0 से करने पर A1 आपका क्या निकलेगा, जो पहली समीकरण का x का गुणांक है C निकल आएगा। B1 क्या निकलेगा, तो B1 निकलेगा y का गुणांक यानी 3 निकल आएगा। और जो आपका C1 निकलेगा वो निकलेगा माइनस का C माइनस 3। उसके बाद में यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर A2 कितना निकलेगा, दूसरी समीकरण का x का गुणांक 12 है, B2 y का गुणांक C है और C2 अंतिम अचर पद माइनस का C है। अब जो अपरिमित हल है उसके लिए हमने कंडीशंस पिछले क्वेश्चंस में लिखी थी, तो लिखना है अपरिमित हल के लिए A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2, यानी तीनों ही आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो A1 की वैल्यू क्या दी गई है, A1 की वैल्यू है C अपान A2 की वैल्यू है 12, B1 की वैल्यू है 3 और B2 की वैल्यू है C, C1 की वैल्यू है माइनस का ब्रैकेट में C माइनस 3 और C2 की वैल्यू है माइनस का C। तो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, माइनस और माइनस कट जाएगा। फिर क्या बचेगा, इधर देखेंगे तो ये बचेगा C अपान 12 इक्वल टू 3 अपान C इक्वल टू C माइनस 3 अपान C। तो एक बार आपको क्या करना है, A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 करना है, तथा दूसरी बार क्या करना है, B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2, और दोनों को सॉल्व करके देखना है कि C का मान इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और C का मान जो भी आएगा इक्वल आएगा और वही आपका दिए गए समीकरण का अपरिमित हल हो जाएगा। तो A1 की वैल्यू है C अपान 12 इक्वल टू 3 अपान C, इधर मान रख देंगे तो इधर कॉमा लगा के इधर लिख देंगे B1 की वैल्यू है 3 अपान C इक्वल टू C माइनस 3 अपान C। अब जो आपका A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 है, इसको हम लोग इधर सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें दिया गया C अपान 12 इक्वल टू 3 अपान C, इन दोनों का क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो C का C से क्या हो जाएगा, C स्क्वायर हो जाएगा। 12 का 3 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, 12 3 जा 36 होता है, कितना होता है 36। तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 36। तो ये C का मान क्या निकलेगा, प्लस माइनस 6। C का मान क्या निकलेगा, प्लस माइनस 6। इसी तरीके से जो आपने दूसरा किया था 3 अपान C इक्वल टू C माइनस 3 अपान C, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 का C से तो 3C, C का C से C स्क्वायर और C का माइनस 3 से तो माइनस का 3C, क्या हो जाएगा, माइनस का 3C। अब हो जाएगा 3 अपान C इक्वल टू C माइनस 3 अपान C, तो ये हो जाएगा 3C और C स्क्वायर और माइनस का 3C, तो ये हो जाएगा C स्क्वायर माइनस का 3C, इसको भी इधर लाएंगे तो आएगा माइनस का 3C और बराबर 0। तो C स्क्वायर माइनस का 6C बराबर 0, कॉमन C, तो क्या आएगा C माइनस 6 इक्वल टू 0। तो जो गुणे में होता है वो अपान में चला जाता है इक्वल टू के दूसरी साइड में, और उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है अगर वो 0 के अपान में होता है तो इसके बाद में देखेंगे कि C माइनस 6, यानी इसको हम लिख सकते हैं C माइनस 6 इक्वल टू 0 अपान C, यानी C माइनस 6 इक्वल टू 0। तो C का मान क्या आएगा, माइनस 6 इक्वल टू के दूसरी साइड में आएगा तो C का मान हो जाएगा प्लस का 6। अब देखेंगे कि जो पहली स्थिति हमने की थी उसमें भी C का मान 6 आया था, दूसरी स्थिति में भी C का मान 6 आया है, यानी
सी का मान अगर 6 हो जाए, 6 हो जाए, सी बराबर 6 पर यह रैखिक समीकरण निकाय अपरिमित हल रखता है और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 के पहले पार्ट, जो पहला क्वेश्चन था, उसके तीनों पार्टों को जाना, उसको सॉल्व किया। कल हम लोग इसके आगे के क्वेश्चनों की बातचीत करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।